हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रणय और आप सभी का स्वागत है माय यूट्यूब चैनल एम फॉर मेडिको में। तो आज अपन देखने वाले फिजियोलॉजी का सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक यानी ब्लड। ब्लड यानी क्या होता है, उसके ब्लड में क्या प्रेजेंट रहते हैं, ब्लड के कंपोजिशन क्या है, ब्लड के फंक्शन क्या है, तो आज अपन इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलो फिर अभी इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो अपन आज ब्लड इस टॉपिक में सबसे पहले देखने वाले उसका इंट्रोडक्शन, फिर उसके बाद में अपन देखने वाले उसके प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लड, फिर उसके बाद में अपन देखेंगे कंपोजिशन ऑफ ब्लड यानी ब्लड में क्या क्या प्रेजेंट है क्या प्रेजेंट नहीं है उसके कंपोजिशन देखने वाले हैं, और सबसे लास्ट में देखने वाले फंक्शंस ऑफ ब्लड। तो फंक्शंस ऑफ ब्लड ये जो टॉपिक है अपनी यूनिवर्सिटी के हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। तो अब अपन सबसे शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में अपन देखने वाले ब्लड इज अ रेड कलर फ्लूइड दैट सर्कुलेट्स ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। यानी जो अपना ये ब्लड है एक रेड कलर का फ्लूइड है और यानी वो पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता रहता है यानी अपने बॉडी में घूमता रहता है। उसके बाद में अपन देखने वाले डिफरेंट सिनोनिम्स ऑफ द ब्लड यानी अपन ब्लड को और क्या क्या बोल सकते हैं। तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि ब्लड जो ब्लड है वो ब्लड को क्या बोल सकते हैं अपन। सबसे पहले फ्लूइड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, अपन इसको अपन फ्लूइड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू भी बोल सकते हैं। तो अपन इसको फ्लूइड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू क्यों बोलेंगे। ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ कनेक्टिव टिश्यू यानी ये सभी प्रॉपर्टीज फॉलो करता है कनेक्टिव टिश्यू की यानी, और ये क्या है उसके बाद में मेसोडर्मल इन ओरिजिन है। जैसे जो सभी कनेक्टिव टिश्यू रहते हैं वो मेसोडर्मल इन ओरिजिन रहते हैं, वैसा भी ये जो ब्लड है अपना मेसोडर्मल इन ओरिजिन है। यानी अपने दो जर्म लेयर रहते हैं एक्टोडर्म मेसोडर्म और एंडोडर्म, तो अपना जो ये ब्लड है वो मेसोडर्मल इन ओरिजिन रहता है। ऑल कंपोनेंट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू यानी सभी कंपोनेंट रहते हैं प्रेजेंट, कह के कनेक्टिव टिश्यू के सभी कंपोनेंट प्रेजेंट रहते हैं, तो इसके कारण अपन इसको फ्लूइड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। उसके बाद में अपन देखने वाले फ्लूइड ऑफ लाइफ यानी अपन इसको फ्लूइड ऑफ लाइफ क्यों बोलते हैं। बिकॉज ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी एंड द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू लंग्स। यानी जो अपन ऑक्सीजन रहता है वो लंग्स से सभी बॉडी के टिश्यू और बॉडी के पार्ट की तरफ वो लेके जाता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड रहता है और कार्बन डाइऑक्साइड सभी टिश्यू से लंग्स की तरफ लाता है। तो इसके कारण अपन इसको फ्लूइड ऑफ लाइफ कहते हैं, क्योंकि ये जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज है वो अपने लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है, तो इसके कारण अपन इसको फ्लूइड ऑफ लाइफ कहते हैं। उसके बाद में अपन इसको बोलते हैं फ्लूइड ऑफ ग्रोथ। जो अपना ब्लड है उसको अपन क्या बोलते हैं, फ्लूइड ऑफ ग्रोथ। तो अपन इसको अभी फ्लूइड ऑफ ग्रोथ क्यों बोलते हैं, बिकॉज द कैरिड न्यूट्रिएंट एंड हार्मोन। है ना, ये क्या करता है अपने ब्लड जो करता है वो कैरी करता है क्या, न्यूट्रिएंट जो अपने बॉडी में इसेंशियल है, और हार्मोन यानी अपने हार्मोन भी अपने ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और न्यूट्रिएंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके कारण अपन इसको फ्लूइड ऑफ ग्रोथ बोलते हैं। उसके बाद में अपन फ्लूइड ऑफ हेल्थ, इसको और क्या बोलते हैं अपन, फ्लूइड ऑफ हेल्थ। तो अभी देखते हैं अपन इसको। बिकॉज प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट द डिसीज यानी जो अपन अपने को कुछ भी डिसीज होते हैं उसके अगेंस्ट में ये फाइट करता है, उसके प्रेजेंट में कुछ एंटीबॉडी रहते हैं, उसके कारण वो किसी डिसीज को अपने इसमें होने नहीं देता। एंड रिमूव द अनवांटेड सब्सटेंस यानी वो ब्लड जो है अनवांटेड सब्सटेंस को किडनी थ्रू रिमूव करता है, तो इसके कारण अपनी वाली हेल्थ अच्छी रहती है। तो ये सभी जो अपने सिनोनिम्स है अपन इस ब्लड को यानी इसे और कुछ कुछ बोल सकते हैं। तो अपन अभी देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लड यानी ब्लड के प्रॉपर्टीज क्या है। तो सबसे पहले प्रॉपर्टीज में अपन देखने वाले कलर। आर्टेरियल ब्लड इज अ रेड बिकॉज द कंटेन मोर ऑक्सीजन। जो अपना आर्टेरियल ब्लड है तो उसको वो जो क्या दिखता है वो रेड दिखता है, काय के कारण वो रेड दिखता है, तो उसमें सबसे ज्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है। और यानी जो वेनस ब्लड इज अ पर्पल रेड बिकॉज कंटेन मोर कार्बन डाइऑक्साइड। यानी जो अपना वेनस ब्लड है वो पर्पल रेड कलर का दिखता है क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट रहता है। तो उसके बाद में अपन नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखने वाले हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम एवरेज वॉल्यूम इज अडल्ट इज 5 लीटर यानी जब अगर एक नॉर्मल अडल्ट है तो उसमें 5 लीटर ब्लड रहता है। एंड जो न्यू बोर्न बेबी है उसको 4.5 से ml प्रेजेंट रहता है। जो यानी न्यू बोर्न बेबी अभी अभी यानी वो जिसकी डिलीवरी है उस बेबी में 450 ml ब्लड प्रेजेंट रहता है। 8% ऑफ द ब्लड बॉडी वेट इन द नॉर्मल यंग अडल्ट वेटिंग अबाउट 70 kg यानी जो 70 kg का एक आदि अडल्ट पर्सन रहा तो उसका यानी जो 8% वेट है वो ब्लड का रहेगा नॉर्मल यानी 70 kg के अडल्ट में। उसके बाद में नेक्स्ट प्रॉपर्टी अपन देखने वाले हैं रिएक्शन एंड पीएच। जो अपना रिएक्शन है ना वो क्या रहता है, एसिडिक रहता है, बेसिक रहता है, क्या रहता है, उसकी रिएक्शन क्या है। तो अभी देखो जो अपना ब्लड है वो स्लाइटली अल्कलाइन रहता है यानी वो बेसिक रहता है, क्योंकि उसकी जो पीएच है वो 7.4 यानी सिर्फ 0.4 के डिफरेंस वो स्लाइटली अल्कलाइन है।
तो इसके कारण वो अपने रिएक्शन क्या है, वो बेसिक रिएक्शन है और उसकी पीएच 7.4 है। उसके बाद में अपन देखने वाले स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी ये जो टर्म है वो हर किसी को समझ में नहीं आती, अपन पढ़ने के लिए सिर्फ पढ़ते रहते, लेकिन स्पेसिफिक ग्रेविटी यानी क्या रहता है मैं अभी आपको समझा के बताता हूँ। यानी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ टोटल ब्लड है वो 0.052 टू 1.06 रहती है अपने टोटल ब्लड की। तो अपन सबसे पहले अभी समझेंगे कि यानी स्पेसिफिक ग्रेविटी यानी क्या होता है। तो अपन देखते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी यानी क्या, तो इसमें अभी देखो स्पेसिफिक ग्रेविटी, ग्रेविटी यानी कुछ वेट के रिलेटेड होगा, कुछ डेंसिटी के रिलेटेड होगा। तो अपन अभी यहाँ पे देखते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी यानी क्या होता है, डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस, यानी एक आदि सब्सटेंस है उसकी डेंसिटी किसके कंपेयर में, डेंसिटी ऑफ वाटर, यानी डेंसिटी ऑफ वाटर के कंपेयर में अपन किसी दूसरे सब्सटेंस की डेंसिटी देख रहे हैं तो उसको क्या अपन बोलते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो आप अपन बोलेंगे डेंसिटी यानी क्या, आप सभी को पता है डेंसिटी, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, यानी एक आदि सब्सटेंस है वो पर वॉल्यूम में उसका मास कितना है तो अपन उसको बोलते हैं डेंसिटी। तो अपन स्पेसिफिक ग्रेविटी यानी डेंसिटी के हिसाब से भी कैसे देखेंगे। सपोज करो ये वाटर है, प्लेन वाटर, यहाँ पे कुछ मॉलिक्यूल है क्या, एक भी मॉलिक्यूल नहीं है, तो इसकी डेंसिटी कैसे रहेंगी, इसकी डेंसिटी कम रहेंगी क्योंकि यहाँ पे डेंसिटी क्या है, मास, यहाँ पे कोई मास नहीं दिख रहा है तो यानी मास है क्या यहाँ पे नहीं है, लेकिन वॉल्यूम जितना का उतना है, तो यानी जो डेंसिटी रहेंगी वो वाटर की क्या रहेंगी, कम रहेंगी। उसके बाद में देखो सेकंड सब्सटेंस है, यहाँ पे कुछ कुछ यानी छोटे छोटे मॉलिक्यूल है तो इसका तो कुछ ना कुछ वेट आएगा, इसका मास आएगा। देखो डेंसिटी के फार्मूले मास ऊपर है तो मास अगर ज्यादा रहेगा तो डेंसिटी भी ज्यादा रहेंगी। तो वैसे ये सब्सटेंस की जो यानी डेंसिटी है वो वाटर के कंपेयर में ज्यादा है। तो देखो जो अपना ये डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस ज्यादा रहेंगी और डेंसिटी ऑफ वाटर क्या रहेंगी, यानी अपन ये नॉर्मल वैल्यू डेंसिटी की जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी में डेंसिटी ऑफ वाटर को नॉर्मल वैल्यू 1 लेते हैं। तो यानी जो दूसरा सब्सटेंस है उसकी तो जो डेंसिटी रहेंगी कंपेयर टू वाटर वो ज्यादा रहेंगी, तो जो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ अनदर सब्सटेंस रहेगा वो कभी भी ज्यादा आएगा, एक से कभी भी ज्यादा आएगा क्योंकि उसमें क्या रहता है, ज्यादा सब्सटेंस प्रेजेंट रहते हैं, मॉलिक्यूल प्रेजेंट रहते हैं, उसका वेट ज्यादा आएगा। इसके कारण जो भी अगर अपन देखेंगे आगे तो उसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी रहेंगी वो एक से ज्यादा चाहेंगी। तो अभी मैंने आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी का अच्छे से कंसेप्ट समझा दिया हूं। तो देखो इसी कारण जो अपने स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ टोटल ब्लड है वो एक से ज्यादा है, यानी एक से ज्यादा देखो 1.052 टू 1.061, यानी ये एक से ज्यादा है, यानी यहाँ पे इसका जो ब्लड का जो वेट है यानी जो डेंसिटी वो ज्यादा है किसके कंपेयर में, वाटर के कंपेयर में। तो देखो यानी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ प्लाज्मा, एंड जो प्लाज्मा रहता है अपने ब्लड में उसकी भी देखो जो 1.022 टू 1.026, यानी एक से ये भी ज्यादा है, यानी इसकी भी डेंसिटी पानी से ज्यादा है तो इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी भी वाटर से ज्यादा ही आएंगी। तो यानी ये स्पेसिफिक ग्रेविटी का कंसेप्ट है। उसके बाद में अपन देखने वाले नेक्स्ट प्रॉपर्टी यानी विस्कोसिटी। विस्कोसिटी यानी आप अगर देखोगे तो ऐसा यानी थोड़ा चिपचिपा सा पना लगना, यानी थोड़ा चिपचिपी सा पना लगना, तो उसको यानी विस्कोसिटी एक प्रॉपर्टी रहती है। तो ब्लड इज अ 5 टाइम्स मोर विस्कस देन वाटर, यानी जो अपना ब्लड है वो ज्यादा विस्कस है ना, 5 टाइम्स ज्यादा विस्कस है वाटर के कंपैरिजन में, एंड मेनली ड्यू टू द रेड ब्लड सेल एंड प्लाज्मा प्रोटीन। ये काय के लिए क्यों है, क्योंकि इसमें आरबीसी प्रेजेंट है और प्लाज्मा प्रोटीन प्रेजेंट है, इसके कारण ये ज्यादा विस्कस है, 5 टाइम्स मोर विस्कस। तो यानी ये प्रॉपर्टी हुई। तो यानी अपने ये जो ब्लड के सभी प्रॉपर्टीज थे यहाँ पे अभी हो गए। तो अभी इसके बाद में अपन नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो अपन देखने वाले कंपोजिशन ऑफ ब्लड, यानी ब्लड में क्या प्रेजेंट रहता है, ब्लड यानी काय काय से बना रहता है, तो अपन अभी देखने वाले हैं। यानी पूरे पाई चार्ट के हिसाब से मैं अभी आपको समझा के बताने वाला हूँ। जो यानी अपना ब्लड है, जो है ब्लड है वो काय काय से बनता है, सबसे पहले ब्लड सेल रहते हैं और उसमें प्लाज्मा रहता है। ब्लड सेल और प्लाज्मा, ब्लड सेल में क्या क्या रहते हैं, सबसे पहले प्रेजेंट आरबीसी, इरिथ्रोसाइट, उसको जो अपन इरिथ्रोसाइट बोलते हैं। उसके बाद में डब्ल्यूबीसी जो व्हाइट ब्लड सेल रहते हैं उसको बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स, और उसके बाद में रहते हैं प्लेटलेट्स, यानी उसको क्या बोलते हैं अपन, थ्रोम्बोसाइट। ये ब्लड सेल में जो सेल रहते हैं अपने ब्लड में प्रेजेंट। उसके बाद में प्लाज्मा, अपन प्लाज्मा देखने वाले। प्लाज्मा में क्या क्या रहता है, सॉलिड रहता है और वाटर रहता है। और सॉलिड में और क्या क्या रहेगा अपने प्लाज्मा में, तो अपन अभी यहाँ पे देखेंगे। वाटर तो यानी जो वाटर है उसमें अपने को कुछ देखना नहीं है। तो अपन अभी देखते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा में जो अपन कंपोजिशन है वो प्लाज्मा में क्या क्या प्रेजेंट रहता है। प्लाज्मा में सबसे पहले रहता है सॉलिड, वाटर एंड गैसेस।
यानी जो सॉलिड है वो 7% रहता है, जो वाटर है वो 92 to 93% रहता है, यानी गैसेस बहुत कम अमाउंट में रहते हैं, इसके कारण वो उसका अपन परसेंटेज नहीं लेते। तो उसके बाद में अपन देखने हैं सॉलिड में क्या क्या प्रेजेंट रहेगा, सॉलिड जो सब्सटेंस है उसमें क्या क्या प्रेजेंट रहेगा। तो सबसे पहले अपन उसको डिस्टिंग्विश करते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंस एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। जो सॉलिड है वो इनऑर्गेनिक रहेंगे या ऑर्गेनिक रहेंगे। ऑर्गेनिक में सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी क्या, ऑर्गेनिक कंपाउंड में यानी जो भी कंपाउंड कार्बन और हाइड्रोजन से बनकर मिले हुए हैं तो उसको अपन क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या क्या प्रेजेंट रहेगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड में सबसे पहले प्रेजेंट रहेगा प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, अमीनो एसिड, हार्मोन, एंजाइम्स, एंटीबॉडीज। आपको मैंने पहले ही बताया था इसके पहले वाले लेक्चर में, अपने जो प्लाज्मा रहता है उसके प्लाज्मा में क्या रहते हैं, एंटीबॉडीज प्रेजेंट रहते हैं, आपको मैंने बताया था। और सबसे अपन है प्रोटीन, और प्लाज्मा में सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटीन जो है वो 3 प्रोटीन है, अल्बुमिन, ग्लोबुलिन एंड फिब्रोनेजन। अल्बुमिन, ग्लोबुलिन एंड फिब्रोनेजन ये अपने ब्लड क्लॉटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट काम करते हैं, अपने ट्रांसपोर्ट में सबसे इंपॉर्टेंट काम करते हैं, ब्लड के जो फंक्शंस रहेंगे अपन आगे पढ़ेंगे, यानी वापस प्रोटीन यानी वेरी इजेंशियल रहते हैं। उसके बाद में कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट में आपको सभी को पता है ग्लूकोज रहता है, वो अपने न्यूट्रिशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। उसके बाद में अमीनो एसिड, अमीनो एसिड भी बहुत से प्रेजेंट रहते हैं। प्रोटीन मॉलिक्यूल प्रेजेंट रहेंगे तो उसके कुछ पार्ट तो रहेंगे। और उसके बाद में अपन रहेंगे हार्मोन्स, और हार्मोन्स तो अपने प्लाज्मा में प्रेजेंट रहेंगे, क्योंकि जो डक्टलेस ग्लैंड है अपने वाले, और डक्टलेस ग्लैंड में वो सिक्रीशन कहाँ पे डालते हैं, वो डालते हैं अपने ब्लड में ही, तो उसके कारण वहाँ पे हार्मोन्स भी प्रेजेंट रहेंगे। कुछ एंजाइम भी प्रेजेंट रहेंगे, क्योंकि अपने बॉडी में बहुत से जो मेटाबॉलिक रिएक्शन होते रहते हैं, उसके कारण एंजाइम भी प्रेजेंट रहेंगे और एंटीबॉडीज भी प्रेजेंट रहेंगे। तो ये क्या हुआ, ये सभी ऑर्गेनिक सब्सटेंस हुआ। उसके बाद में अपन देखते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में जो मॉलिक्यूल कार्बन और हाइड्रोजन से बनकर नहीं मिले उसको इनऑर्गेनिक सब्सटेंस बोलते हैं। तो उसमें क्या रहेगा, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन, कॉपर, यानी जो जो एलिमेंट अपने बॉडी के फ्रेमवर्क के लिए, अपने फंक्शंस के लिए इसेंशियल है, वो सभी अपने ये प्लाज्मा में प्रेजेंट रहेंगे, वो भी सॉलिड मॉलिक्यूल्स। उसके बाद में वाटर जो है, वाटर तो वाटर है, वहां पे अपन कुछ नहीं, वो तो H2O है, यानी प्लाज्मा में वो 92 to 93% है, सबसे ज्यादा वाटर प्रेजेंट रहता है। उसके बाद में गैसेस में अपन देखेंगे, गैसेस में अपन ने देखा कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन। आपको सभी को पता है जो नाइट्रोजन पंप रहता है वो तो सेल मेम्ब्रेन के सरफेस पे रहता है, और ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी अभी इसके पहले अपन ने देखा कि वो ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। तो यानी ये सभी, यानी ये जो देखा अपन ने चार्ट, ये पूरा प्लाज्मा को रिप्रेजेंटेट करता है। अपन अभी देखने वाले सीरम। सीरम यानी बहुत से लोगों को कंफ्यूजन रहती है, यानी सीरम यानी क्या होता है, कोई बोलते हैं यानी सीरम यानी प्लाज्मा है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो अपन यहाँ पे अभी समझेंगे सीरम क्या रहता है। सीरम इज ए स्ट्रॉ कलर्ड फ्लूइड दैट ओजेस फ्रॉम द ब्लड क्लॉट। यानी ये जो सीरम है क्या है, स्ट्रॉ कलर यानी व्हाइटिश स्ट्रॉ कलर, यानी थोड़ा यानी जो अपना वाटर रहता है उसके टाइप ही रहता है, लेकिन एक स्ट्रॉ कलर फ्लूइड रहता है। ओजेस यानी कहाँ से निकलता है, वो ब्लड क्लॉट से। तो मैं अभी आपको समझा के बताऊंगा नहीं ब्लड क्लॉट से कैसे निकलता है, क्या निकलता है, लेकिन अभी सबसे पहले अपन ये पढ़ लेते हैं। When the blood clots process, fibrinogen is converted into the fibrin and the bloods are the trapped into fibrin and the blood clot। यानी जो अपना ब्लड क्लॉट रहता है वो फिब्रिनोजन, एक अभी अपन ने देखा जो प्रोटीन रहता है वो फिब्रिनोजन काय में कन्वर्ट होता है, फिब्रिन में कन्वर्ट होता है, और अपना जो ब्लड रहता है वो क्लॉट हो जाता है। आफ्टर अबाउट 45 मिनट द सीरम ओजेस आउट ऑफ द ब्लड क्लॉट। यानी अगर अपने को कहाँ पर कट लगी, और कट लगने के बाद अपने को कुछ 45 मिनट के बाद वहां से ब्लड क्लॉट होने के बाद से एक व्हाइटिश स्ट्रॉ कलर फ्लूइड निकलता है, उसको जो अपन क्या बोलते हैं, सीरम बोलते हैं। तो आपने बहुत से बार देखा होगा कि अपने को चोट लग रही है, और चोट लगने के बाद वहां पे ब्लड क्लॉट होने के बाद वहां से एक वाटर सा यानी वाटरी फ्लूइड निकलता है, उसको अपन सीरम बोलते हैं। आप देखना, तो मैं अभी आपको समझा के बताता हूं यानी कैसा क्या ब्लड क्लॉट होता है, यानी कैसा क्या सीरम निकलता है। तो सबसे पहले आप देखो, एक हैंड है, वहां पे कट लग गई, और वहां से क्या हुआ, ब्लड लॉस हुआ। ब्लड लॉस होने के कारण वहां पे फिर वहां पे कुछ टाइम बाद 45-50 मिनट के बाद वहां पे क्या क्लॉट फॉर्मेशन हुआ। ऐसा तो नहीं कि यानी ब्लड यानी चलता ही रहेगा, ऐसा नहीं होता, क्योंकि जो है फिब्रिनोजन है, वो फिब्रिनोजन काय में कन्वर्ट होता है, फिब्रिन में कन्वर्ट होता है, और फिब्रिन में ऐसी फिब्रिन रिंग जो बनाकर वो जो अपना ब्लड रहता है उसको क्लॉट कर देता है। तो उसके बाद में क्या हुआ, क्लॉट फॉर्मेशन हुआ।
क्लॉट फॉर्मेशन होने के बाद अपन क्या होगा, क्लॉट फॉर्मेशन हुआ 45 मिनट में, फिर उसके बाद में क्या होता है, ये देखो क्लॉट क्या रहता है, थोड़ा थोड़ा सिकुड़ जाता है। तो सिकुड़ने के बाद उसके बाद में क्या रहता है, वहां से व्हाइटिश यानी थोड़ा थोड़ा ये फ्लूइड देखो, यानी सपोज ये करो ये फ्लूइड है, तो यहाँ से यानी ये फ्लूइड निकलता है, तो उसी फ्लूइड को अपन क्या बोलते हैं, सीरम बोलते हैं। यानी अभी इसके बाद में कभी कंफ्यूज नहीं होना है, सीरम और प्लाज्मा अलग अलग टर्म है। तो यानी जो सीरम का कब निकलता है, क्लॉट होने के बाद में निकलता है, क्लॉट होने के बाद में निकलता है। तो यानी फिब्रिनोजेन इज कन्वर्ट इनटू फिब्रिन, तो उसके बाद में ये सीरम निकलेगा, एक फ्लूइड, तो अपन उसको क्या बोलते हैं, सीरम बोलते हैं। तो यानी सीरम यानी क्या हुआ, सीरम यानी हुआ प्लाज्मा माइनस फिब्रिनोजेन। अब सर बोलोगे कि फिब्रिनोजेन क्यों माइनस, तो देखो यानी फिब्रिनोजेन पहले कन्वर्ट हो गया, उसके बाद में निकला ना सीरम, तो सीरम क्या है, यानी यहाँ पे सीरम में ये फिब्रिनोजेन प्रेजेंट रहेगा क्या, नहीं रहेगा। तो सीरम इज इक्वल टू क्या हुआ, प्लाज्मा, पूरे प्लाज्मा से माइनस फिब्रिनोजेन। तो आपको अभी ये सीरम यानी ये कंसेप्ट आपको समझाऊंगा। तो अपन ने अभी तक देखा, उसके कंपोजिशन देखा, उसके कंटेंट देखा, उसके प्रॉपर्टी देखा। तो अपन अभी देखते हैं फंक्शंस ऑफ द ब्लड। फंक्शन ऑफ द ब्लड अपने यूनिवर्सिटी में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है, और ये 5 मार्क के लिए सभी फंक्शन अपने को लिखना पड़ता है। उसके जो हेडलाइन रहते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो अपन अभी अभी यहाँ पे शुरू करते हैं एक एक। तो अपने जो कुल मिलाकर अपने फिजियोलॉजी के बुक में दिए हैं, तो अपने को 9 फंक्शन यहाँ पे अभी अपने को स्टडी करना है। तो सबसे पहला फंक्शन है न्यूट्रिटिव फंक्शन। न्यूट्रिटिव, इसके नाम से आपको पता चलेगा कुछ न्यूट्रिशन रिलेटेड होगा, कुछ अपना ब्लड क्या है, न्यूट्रिशन। तो अभी देखते, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, लिपिड एंड विटामिन्स डिराइव फ्रॉम द डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब फ्रॉम द जीआईटी। अपन कुछ यानी फूड अपन खाया, अपन फूड खाने के बाद आपको पता है स्मॉल इंटेस्टाइन से जो अपने जो भी यानी सब्सटेंस इज अपने बॉडी को नीड रहेंगे अपने फूड में से, वो एब्जॉर्ब होते हैं। जैसे ग्लूकोज होता है, अमीनो एसिड होता है, लिपिड होता है, विटामिन होता है, और सभी एब्जॉर्ब होता है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में से, जो अपने डाइजेशन ट्रैक है वहां से अपने को एब्जॉर्ब होता है। और उसके बाद में क्या होता है, कैरीड बाय ब्लड टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी फॉर द ग्रोथ। यानी जो भी अपना एब्जॉर्ब हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन से, और स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होने के बाद वो कहाँ पर गया, ब्लड में गया। और जो अपना ब्लड है वो ब्लड उसको कहाँ पे, सभी जहाँ पे अपने ऑर्गन्स में, जहाँ पे टिश्यू में उसकी नीड है वहां तक वो उसको पहुंचा देगा विद द हेल्प ऑफ ब्लड। तो उसका यानी ब्लड का वहां पे फंक्शन आया, क्योंकि ब्लड ने उसको लेके गया ना, यहाँ से ऑब्जॉर्ब करके दूसरे पार्ट तक कौन लेके गया, ब्लड ही लेके गया। तो उसका फिर ये फंक्शन हुआ न्यूट्रिटिव फंक्शन। तो उसके बाद में और नेक्स्ट फंक्शन क्या है, रेस्पिरेटरी फंक्शन। रेस्पिरेटरी यानी कुछ गैस के रिलेटेड होगा, रेस्पिरेटरी गैस। और रेस्पिरेटरी गैस कौन से अपने इसमें, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। तो यह क्या करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी गैस बाय द ब्लड, यानी ये ट्रांसपोर्ट करता है, क्या करता है, ट्रांसपोर्ट रेस्पिरेटरी गैसेस को ट्रांसपोर्ट करता है। ऑक्सीजन कहाँ से ट्रांसफॉर्म लंग्स टू टिश्यू, यानी लंग्स से टिश्यू तक ये ऑक्सीजन लेके जाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से, फ्रॉम टिश्यू टू लंग्स, यानी जो भी अपने ऑर्गन है, टिश्यू है, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स तक लाके देता है। तो यानी ये इसका रेस्पिरेटरी फंक्शन हुआ, क्योंकि यहाँ पे लंग्स तक ला रहे हैं, तो इसको अपन रेस्पिरेटरी वर्क बोलेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट फंक्शन है एक्सक्रीटरी फंक्शन। एक्सक्रीटरी फंक्शन यानी आप सोच लो एक्सक्रीटरी सिस्टम, यानी कुछ एक्सक्रीट कर रहा है, जो यानी एक्सक्रीट यानी बाहर फेंक रहा है। तो बाहर फेंकना यानी क्या, बाहर फेंकेंगे अपनी बॉडी, जो अपने बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट रहेगा उसको बाहर फेंकेंगे। तो वेस्ट प्रोडक्ट फॉर्म इन द टिश्यू ड्यूरिंग द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, यानी अपने बॉडी में बहुत से मेटाबॉलिक एक्टिविटीज चालू रहते हैं, सेल के लेवल पर, टिश्यू से लेवल पर। तो वहां पे जो है ना कुछ तो वेस्ट प्रोडक्ट बनेगा, जो भी रिएक्शन रहेंगे वहां पे वेस्ट प्रोडक्ट बनता है। तो क्या करता है फिर उसके बाद में, आर रिमूव बाय द ब्लड एंड द कैरीड टू एक्सक्रीटरी ऑर्गन लाइक किडनी, स्किन एंड लीवर। तो यानी जो भी अपने वेस्ट प्रोडक्ट निकला, तो वेस्ट प्रोडक्ट को अपन कहाँ पे डालेंगे, ब्लड में डालेंगे। और वो ब्लड कहाँ पे लेके जाएगा, वो ब्लड किडनी की तरफ लेके जाएगा, स्किन की तरफ लेके जाएगा, लीवर की तरफ लेके जाएगा। तो यहाँ पे भी यानी जो मेन फंक्शन था वहां पे फंक्शन किसने किया, यानी ये भी ब्लड ने किया। तो यानी ये एक्सक्रीटरी फंक्शन में भी इसका काम आता है। उसके बाद में अपन देखते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन एंड एंजाइम। ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन, इसका जो काय में आ रहा है, ये ट्रांसपोर्ट में आ रहा है, काय में, हार्मोन और एंजाइम में। हार्मोन्स विच आर सिक्रेटेड बाय द डक्टलेस ग्लैंड एंड रिलीज डायरेक्टली इनटू द ब्लड। एंड जो हार्मोन की डेफिनेशन है क्या है, जो डक्टलेस ग्लैंड है, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड हुआ,
थायराइड ग्लैंड हुआ, जो है डक्टलेस ग्लैंड है, तो यानी वो काहे में डायरेक्ट रिलीज करेंगे, ब्लड में, और ब्लड क्या करेगा, उसको ट्रांसपोर्ट करेगा जो भी टारगेट ऑर्गन है। जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड ने हार्मोन सिक्रेट किया तो वो थायराइड पर एक्ट करेंगे, तो वो आता यानी लेने जाने का काम कौन करता है, ब्लड करता है, तो इसके लिए अपन ने ट्रांसपोर्ट के काम किया। और क्या करता है, अल्सो ट्रांसपोर्ट द एंजाइम, यानी कुछ वो एंजाइम भी ट्रांसपोर्ट करता है, जो प्रोटीन रहते हैं वो वेरी इंपॉर्टेंट काम करते हैं उसके लिए, एंजाइम के ट्रांसपोर्ट के लिए, वो ग्लोबुलिन और प्रोथ्रोम्बिन रहते हैं। उसके बाद में अपन देखने और रेगुलेशन ऑफ वाटर बैलेंस, यानी अपने ब्लड जो रहता है वो रेगुलेट भी करता है, यानी बॉडी में कभी पानी की कमी हुई, ज्यादा हुई, तो उसके भी इसमें यानी ये अपना जो ब्लड है वो वर्क काम में आता है, यानी रेगुलेशन ऑफ वाटर बैलेंस। उसके बाद में नेक्स्ट फंक्शन है रेगुलेशन ऑफ एसिड बेस बैलेंस। रेगुलेशन ऑफ एसिड बेस बैलेंस यानी कैसा, सपोज करो अपने बॉडी में अपन अगर एक आधी टैबलेट खाया और वो टैबलेट अगर थोड़ा यानी अपने बॉडी के थोड़ा ब्लड में एसिडिटी बढ़ा रही है, यानी कुछ थोड़े परसेंटेज में एसिडिटी बढ़ा रही है, लेकिन उसके बाद में अपने को कुछ टाइम में अफेक्ट नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता, क्योंकि जो अपना ब्लड है, जो अपने प्लाज्मा प्रोटीन एंड हीमोग्लोबिन, वो क्या करते हैं, एक्ट एज अ बफर सॉल्यूशन है, ऐसे सॉल्यूशन रहते हैं कि अगर एक आधी सब्सटेंस से वो वहां पे अपन एसिड अगर डाला तो उसका यानी जो पीएच वो चेंज नहीं होता, यानी वो एसिडिक नहीं बन जाता, क्योंकि वहां पे वो बफर एक्शन करता है। यानी वैसा ही अपना जो ब्लड है वो भी एक क्या है, बफर सॉल्यूशन के जैसे एक्ट करता है। तो इसके कारण जो अपना रेगुलेशन ऑफ एसिड बेस बैलेंस अपना जो ब्लड है वो करता रहता है। उसके बाद में जो अपना सेवंथ फंक्शन है, वो सेवंथ फंक्शन क्या है, रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। यानी रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर अपना ब्लड कैसा करता है, तो अपन अभी अभी देखेंगे। बिकॉज ऑफ द हाई स्पेसिफिक हीट ऑफ द ब्लड, यानी जो अपनी हाई स्पेसिफिक हीट है अपने ब्लड की वो सबसे ज्यादा हाई है। रेगुलेशन ऑफ मेंटेनिंग बाय द थर्मो रेगुलेटरी मैकेनिज्म इन द बॉडी, यानी अपने बॉडी में यानी जो अपना थैलामस है अपने ब्रेन में, थैलामस हाइपोथैलामस, वहां पे कुछ हीट गेन सेंटर और हीट लॉस सेंटर, ऐसे दो सेंटर रहते हैं, उसके कारण वो रेगुलेट करता है, यानी अपना ब्लड जाएगा उसको कुछ सिग्नल देगा, तो उसके कारण वो अपने बॉडी यानी टेम्परेचर मेंटेन करता रहता है। तो यानी ब्लड का वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट काम है। उसके बाद में देखो बैलेंस बिटवीन हीट लॉस एंड हीट गेन सेंटर इन द बॉडी, यानी जो अपने हाइपोथैलामस और थैलामस में प्रेजेंट रहते हैं। उसके बाद में जो नेक्स्ट फंक्शन है वो है स्टोरेज फंक्शन। इसके बाद में जो अपने हीट हाई स्पेसिफिक हीट यानी ऐसा होता है, सपोज अगर 1 ग्राम सब्सटेंस है, उस 1 ग्राम सब्सटेंस को अपन उसकी जगह टेम्परेचर को अपन 1 डिग्री टेम्परेचर से बढ़ाना है, तो उसको अपने को कितनी हीट देना पड़ेगी, 1 डिग्री टेम्परेचर को 1 डिग्री टेम्परेचर उसका राइज करना है 1 ग्राम सब्सटेंस को, उसको कितनी हीट देनी पड़ेगी, तो वो उसकी स्पेसिफिक हीट ऐसे बोला जाता है। उसके बाद में जो नेक्स्ट फंक्शन है वो है स्टोरेज फंक्शन। स्टोरेज यानी आपको यहाँ से वर्ड से समझ में आना है, स्टोरेज यानी कुछ स्टोर करके रखेगा। तो अपन अभी आज देखते हैं, वाटर एंड अदर सब्सटेंस लाइक प्रोटीन, ग्लूकोज, सोडियम एंड पोटेशियम आर कॉन्स्टेंटली रिक्वायर्ड बाय द टिश्यू, यानी अपने बॉडी में प्रोटीन, ग्लूकोज, सोडियम, पोटेशियम यानी अपने को बॉडी में वर्क के लिए यानी कंस्टिट्यूंसली लगते ही रहते हैं। ब्लड रिजर्व एज अ रेमेडी सोर्स ऑफ दिस रेडीमेड सोर्स ऑफ द, जो अपना ब्लड है वो रेडीमेड सोर्स है ये सभी न्यूट्रिएंट का, यानी पोटेशियम, ग्लूकोज का, यानी रेडीमेड सोर्स है, हमें प्रेजेंट रहते हैं, तो यानी स्टोर करके रहता है। द सब्सटेंस आर टेकन फ्रॉम द ब्लड ड्यूरिंग द कंडीशन लाइक स्टारवेशन, फ्लूइड लॉस एंड इलेक्ट्रोलाइट। अगर देख यानी कभी स्टारवेशन यानी क्या होती है, स्टारवेशन यानी किसी को यानी खाना नहीं मिलना, तो उसको यानी भूख मारे बोलते हैं, तो यानी वो उसको यानी कुछ मिलता नहीं, कुछ नहीं, तो उसके कारण वो स्टारवेशन होता है, उसका फैट डाइजेस्ट होता है, सभी कुछ होने के बाद में उसको वहाँ पे न्यूट्रिएंट नहीं मिलते, तो बाहर से अगर न्यूट्रिएंट नहीं मिलते तो अपनी बॉडी अपने ब्लड से ले सकती है। अगर फ्लूइड लॉस हुआ, ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट गए, विटामिन लॉस हो रहे हैं अपने इसमें से, पोटेशियम लॉस हो रहा है, सोडियम लॉस हो रहा है, तो फिर वो कहाँ से लेगा, वो तो फिर अपने ब्लड से ही लेंगे। तो यानी ब्लड में वो स्टोर यानी स्टोरेज फंक्शन कर रहा है, कुछ स्टोर करके रख रहा है, और जब काम आ रहा है तो यानी वो सभी को दे रहे हैं। तो फिर उसका जो लास्ट फंक्शन है अपने ब्लड का, तो लास्ट फंक्शन है डिफेंसिव फंक्शन। डिफेंसिव फंक्शन यानी डिफेंस कर रहा है, यानी प्रोटेक्ट कर रहा है अपने बॉडी को दूसरे मॉलिक्यूल से,
तो अपन देखेंगे यानी डिफेंस कर से कहता है अपना ब्लड। इंपॉर्टेंट रोल इन द डिफेंस ऑफ द बॉडी, डब्ल्यूसी प्ले इंपॉर्टेंट रोल, जो है व्हाइट ब्लड सेल है वो सबसे इंपॉर्टेंट काम करते हैं, जैसे कि जो अपनी डब्ल्यूबीसी है व्हाइट ब्लड सेल, न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट इनअप बाय द बैक्टीरिया बाय द फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस की प्रोसेस से जो अपने न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट रहते हैं वो बैक्टीरिया को क्या करते हैं, एंगल्फ करते हैं, उसको खाते हैं। अगर उसको बैक्टीरिया को खाएंगे तो इसका मतलब वो अपने बॉडी में डिफेंसिव मैकेनिज्म प्रोवाइड कर रहे हैं, तो डिफेंस का काम कर रहा है, यानी वो भी ब्लड में है तो इसका कारण वो फंक्शन भी ब्लड का हुआ। उसके बाद में क्या कर रहे हैं, लिम्फोसाइट्स आर इन्वॉल्व इन द डेवलपमेंट ऑफ द इम्यूनिटी, यानी जो लिम्फोसाइट रहते हैं, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, वो काय के लिए काम में आ रहे हैं, इम्यूनिटी के। और आप सभी को तो पता है इम्यूनिटी अपने बॉडी को कितनी प्रोटेक्ट करती है, तो यानी ये डिफेंसिव फंक्शन में आया। तो ऐसे ही अपने ये 9 के 9 फंक्शन आपको उसकी हेडलाइन अच्छे से देख कर रखना है, और सभी फंक्शन आपको पेपर में आने अच्छी तरीके। तो अभी यहाँ पर जो अपना ब्लड ये टॉपिक है यहाँ पे पूरी तरीके से आपने पूरा हो चुका है। तो अपने को अगर ये वीडियो आप पर अच्छी लगी होंगी तो इसको प्लीज लाइक करें, और मेरे चैनल एम फॉर मेडी को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जो भी अपने जो स्टूडेंट्स है, आपके फ्रेंड्स है, फ्रेंड सर्कल में, ग्रुप में, इसको पूरी तरीके से शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए मिलते कुछ न्यू वीडियो में कुछ न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू।